कि आज ज्योतिष के उस पक्ष का यहाँ पर निर्वचन हो रहा है और उन वैदिक ऋषि परंपराओं में जिनका जन्म हुआ, ऐसे महामनीषी आचार्य मधुसूदन ओझा जी का जो कादम्बनी ग्रंथ है, जो प्राचीन दृष्टि विज्ञान का एक मानक ग्रंथ है, उसके विमर्श में यहाँ पर व्याख्यान आयोजित किया गया है। यह विषय जितना प्राचीन वैदिक वाङ्मय से जुड़ा हुआ है, उतना ही यह आधुनिक विज्ञान से भी जुड़ा हुआ विषय है। और ज्योतिष का जो मूल उद्देश्य है, ज्योतिष वह विज्ञान है जो भौतिक, दैविक, आदिदैविक, आदि भौतिक एवं आध्यात्मिक तीनों प्रकार का चिंतन करता है। और तीनों प्रकार के चिंतन करने के उसमें जो ज्योतिष का भौतिक चिंतन है, उस भौतिक चिंतन की एक शाखा कादम्बनी ग्रंथ के द्वारा बताई जाने वाली प्राचीन दृष्टि विज्ञान की भी है। ऐसे आचार्य जिन्होंने पूरा जीवन वेदों के अध्ययन में लगाया, और मैं थोड़ा सा उनके उस पक्ष को भी यहाँ पर बताने का प्रयास करूंगा। विशेष करके जो अभी हमारे समक्ष जो छात्र हैं या जो अध्ययन के लिए प्रवृत्त हो रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए उनका जीवन एक ऐसा आदर्श और एक ऐसी कठिन परिस्थितियों से बीता हुआ जीवन को लेकर के वो आगे चले, और उन्होंने एक ऐसा वैदिक विज्ञान की और वैदिक साहित्य को इस प्रकार से प्रचारित और प्रसारित किया पूरे देश और दुनिया में कि आज भी लोग उनके ग्रंथों को मानक के रूप में, और उनके ग्रंथों पर निरंतर अभी भी शोध हो रहा है, और उनके जो अभिप्राय हैं उसको लोग समझने का प्रयास करते हैं। मैं ऐसे महामनीषी के जीवन के संदर्भ में आपसे विचार करता हूं, जिनका जन्म 1900 विक्रम संवत 1923 में पंडित वैद्यनाथ ओझा जी के घर, ग्राम गाढ़ा, मुजफ्फरपुर, बिहार, भाद्र कृष्ण जन्माष्टमी मेष लग्न मृगशीर्ष नक्षत्र में हुआ। और उसके पश्चात 1932 में 10 वर्ष की आयु में जयपुर महाराजा श्री जयसिंह के राजपुरोहित राजीव लोचन जी ओझा उनको दत्तक पुत्र के रूप में ग्रहण किया, गोद लिया, और उनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। उसके पश्चात 16 वर्ष की अवस्था में जयपुर के महाराजा राम सिंह जी के जो राजपुरोहित श्री रामलोचन जी ओझा का देहावसान हो जाता है। और उसके पश्चात जो उनके आश्रय थे और जिनके आश्रम में रह करके वो अध्ययन आगे बढ़ा रहे थे, वे चल पड़े और वो निराश्रय हो गए। उनकी माँ जब उनकी अवस्था 16 वर्ष की थी, लेकर के अपने मूल निवास पहुंची, और वहां से जो अलवर के उन 17 वर्ष की अवस्था थी उनकी, अलवर के राजगुरु पंडित चंचल ओझा जी की पुत्री से उनका विवाह हुआ, और वो अध्ययन के लिए उसी वर्ष वाराणसी चले गए। और अध्ययन के पश्चात उन्होंने वहां पर पंडित शिव कुमार मिश्र जी के सानिध्य में रह करके
व्याकरण, न्याय, साहित्य, मीमांसा और वेदांत दर्शनों की सभी का अध्ययन किया और उसके पश्चात पुनः 23 वर्ष की अवस्था में पुनः जयपुर आए और महाराजा संस्कृत कॉलेज में वे प्रोफेसर के पद पर आसीन हुए। इतनी छोटी उम्र में, जिस उम्र में आज छात्र अध्ययन के लिए पूर्ण रूप से प्रवृत्त होता है, उस अवस्था में उन्होंने सारे शास्त्रों का अध्ययन करके वो एक सम्मानित महाराजा के महाविद्यालय में आचार्य के पद पर नियुक्त हो गए और 28 वर्ष की अवस्था में उनको पंडित की अभिभूत होकर के महाराजा जय सिंह नरेश ने माधव से उनको उपाधि दी और उनको अपने ग्रंथ का कार्यभार सौंपा और उस ग्रंथ के कार्यभार सौंपने पर वहां का उन्होंने जो धर्मसभा थी उनकी, उस धर्मसभा के सभापति बने और उसके पश्चात वो आजीवन जयपुर में रहे। उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया और उसी क्रम में उन्होंने इस प्रकार के 21 ग्रंथों का जो मानक ग्रंथ हैं, जैसे कि प्रोफेसर शुक्ल जी ने कहा कि उन सभी ग्रंथों का उन्होंने संस्कृत भाषा में प्रणयन किया और उसके पश्चात जब वो आगे बढ़ते हैं, जो कादम्बिनी नाम का जो उनका ग्रंथ है, उस ग्रंथ को विशेष करके यह ग्रंथ वर्षा विज्ञान पर लिखा गया, वृष्टि विज्ञान पर लिखा गया और इस ग्रंथ में जो मूल वैदिक अवधारणा है वृष्टि की, आवैदिक काल से उन्होंने उसका चिंतन किया और जिस प्रकार से अभी हम इस व्याख्यान में आगे आपसे बात करेंगे कि जो 12 महीने हैं, उन 12 महीनों का प्रत्येक महीने का क्या लक्षण होता है और किस महीने में क्या शकुन, क्या वृष्टि का दुर्भिक्ष, भूकंप, केतु, उल्कापात, अर्थात जो आज का मौसम विज्ञान है, उस पूरे मौसम विज्ञान का समग्र रूप अगर कहा जाए तो उसका अध्ययन करते हुए उन्होंने अपने कादम्बिनी ग्रंथ में उसका उपस्थापन किया और उस उपस्थापन में जो उन्होंने उपस्थापन किया, उस उपस्थापन में अभी जैसे आप देखिए कि जो उन्होंने कादम्बिनी ग्रंथ लिखा, उस कादम्बिनी ग्रंथ में जो पहला 4 अध्याय मुख्य रूप से हैं, जिसमें पहला गर्भाध्याय है, दूसरा द्वादश मासिकाध्याय, निमित्ताध्याय और शकुन। इस जो गर्भाध्याय है, इस गर्भाध्याय में प्रजन्य विद्या बोधक निमित्त और उसमें फिर यहाँ वृष्टि योनि, गर्भोपकरण काल, गर्भ प्रसव काल, गर्भ विमान, गर्भ घातक, और फिर दूसरा जो अध्याय था उसमें 12 महीनों का जो फल है और 12 महीनों के फल में जैसा कि उन्होंने जो कार्तिक से प्रारंभ होता है, पहला कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन, चैत्र, वैशाख और वैशाख के बाद वैशाख में जो अक्षय तृतीया आती है, अक्षय तृतीया के से उन्होंने उसका प्रारंभ किया और फिर उसमें ज्येष्ठ आया, फिर आषाढ़ आया, फिर श्रावण और श्रावण के बाद भाद्रपद, आश्विन। इस प्रकार से जो महीने हैं वो प्रत्येक महीने का विवरण उन्होंने अपने ग्रंथ में दिया और जो निमित्ताध्याय है, उस निमित्ताध्याय में भी जो पहला अध्याय था उसमें गर्भ रूप,
उसके बाद उसमें वात का लक्षण, उत्पात, स्थापक, और फिर मेघ, विद्युत, गर्जित, वृष्टि, और फिर जो वैकारिक अधिकार है उसमें खपुर, अभ्रत, तरु, परिघ, निर्घात, करक, हिम, ये सारी चीजें जो वृष्टि की चीजें हैं, और इन वृष्टि के इन बिंदुओं का उन्होंने यहाँ पर वर्णन किया। अब उसके बाद तीसरे में जैसे रविकराध्याय में संध्या है, कुंडल है, ये जो सारे के सारे जो पारिभाषिक शब्द हैं, इन पारिभाषिक शब्दों का बहुत ज्यादा विचार यहाँ पर किया गया। और जैसे उसमें परिवेश है, इंद्रायुध है, दंड है, त्रिशूल, मत्स्य, अमोघ, उल्काधिकार और प्रकीर्णाध्याय, ऐसे बहुत से वर्णन आते हैं। जैसे अब राहु में आया, अब राहु की दृष्टि से आजकल या जो भी विचार करते हैं लोग, वो एक ही राहु पे जाते हैं कि भाई जो कुंडली में राहु है, परंतु जब हम दृष्टि विज्ञान और संहिता ज्योतिष की दृष्टि से विचार करते हैं तो वहां राहु का अभिप्राय भिन्न है। और वहां जब राहु की बात की तो उन्हें कीलक राहु और स्वरभान राहु, नाग राहु, सूर्यपात, चंद्रपात, ताराग्रहपात, तारा ग्रहेन्दुपात, और जो केतु की विचार आया वहां पे, केतु का वर्णन भी वहां पर बहुत दृष्टि से बताया गया है। और संहिता ग्रंथों में केतु का जब वर्णन आता है तो उसका बहुत अच्छा और वैज्ञानिक पद्धति से राहु और केतु को वहां दिखाया गया है। उसी रूप में जैसे चल केतु, जल केतु, उम्र केतु इत्यादि चीजों का वर्णन इसमें बहुत विस्तार से किया गया। जैसे आप देख ही रहे हैं, इसमें काश्यप केतु, श्वेत केतु, आवर्त केतु, रश्मि केतु, वाशा केतु, कुमुद केतु, कपाल किरण केतु, मणि केतु, कलि किरण केतु, बहुत से इस प्रकार से केतु का वर्णन इसमें आया। और इन्हीं केतुओं के साथ तारा, दिग्ग्रह, पांशु, भूकंप, और उसके बाद शकुन में आया जो सद्यो वृष्टि लक्षण है और मिश्र निमित्ताधिकार। इस प्रकार से अनावृष्टि, वृष्टि के विषय में बहुत सा वर्णन। अब इनके जो कारण तत्व हैं, जो मुख्य कारण है, क्या उसके कारण हो सकते हैं, किसके कारण ऐसा होता है, तो अष्ट विकार आए पहले। उसके बाद शनि, बृहस्पति, मंगल, शुक्र, बुध, चंद्र, सूर्य, ग्रह युति और सामान्य दोष, क्या उसमें और कारण हो सकते हैं इत्यादि सबका विचार किया। फिर राशि चक्र, नक्षत्र चक्र, समसप्तक, चक्र वेद, छठ चक्र, समुद्र चक्र, ये संहिता ग्रंथ में जो विशेष करके यहाँ पर क्रमशः कादम्बिनी में आचार्य ओझा जी ने दिया है, उसी प्रकार के बहुत से लोगों ने दिया है, परंतु कोई क्रमबद्ध एकमात्र अन्य जगह पर तो सिर्फ किसी संहिता ग्रंथ में उसका वर्णन है, पर यहाँ समग्र साहित्य को एक जगह पर रख करके क्रमशः उन्होंने इस प्रकार का यहाँ पर विवेचन किया। और इस विवेचन को जब आगे हम इस विवेचन में आगे बढ़ते हैं तो आपने जैसे देखा कि वृष्टि के संदर्भ में भगवत गीता में कहा गया है, अन्नाद भवति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभव, यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। अर्थात सभी जानते हैं कि सभी प्राणी अन्न से, अन्न प्रजन्य से और प्रजन्य यज्ञ से उत्पन्न होता है, और यज्ञ मूल कर्म है। वेद का जो विशेष करके वैदिक साहित्य है, वैदिक साहित्य में जहां यज्ञ की बात आ गया है, वहां यज्ञ ही मूल रूप में एक वैशिष्ट्य को देने वाला है, और जिसमें अलौकिक फल की जब प्राप्ति होती है वैदिक विज्ञान के द्वारा, अलौकिक फल किससे मिलता है, तो वहां पर कहा गया कि प्रत्यक्षण अनुमित्यावा यस्तुपायो न बुध्यते एनम विन्दन्ति वेदेन तस्माद् वेदस्य वेदता। अर्थात वेद की जो वेदता है वो प्रत्यक्ष अनुमान इन सब से हट करके, और क्या है, एनम विन्दन्ति वेदेन तस्माद् वेदस्य वेदता, जो वेद की वेदता है उसका जो मुख्य, वेद का जो मुख्य कर्म है या वेद का जो मुख्य उद्देश्य है, वो वेद का मुख्य उद्देश्य वो यज्ञ से ही संपन्न होता है। बिना यज्ञ के वेद का जो मुख्य उद्देश्य है और जो वेद का अलौकिकत्व है
या जो अलौकिक फल की प्राप्ति है वो मात्र यज्ञ से ही संभव हो सकती है। और यज्ञ क्रिया भौतिक है और जो उसमें फल की प्राप्ति है वो अभौतिक विधि से फल की प्राप्ति होती है। और उसमें जो फल की प्राप्ति होती है उसमें दर्शन का प्रत्यक्ष अनुमान उपमान प्रमेय ये जितने भी हमारे प्रमाण हैं, जितने भी हमारे तत्व हैं, या जितनी भी हमारी वेदशालाएं हैं, या जितने भी हमारी प्रयोगशालाएं हैं, इनसे हट करके, इनसे बाहर जा करके और इन सब की प्रत्याशा के विपरीत एक अलौकिक फल की जो प्राप्ति होती है वह मूल रूप में वेद का वेदत्व है। और वो वेद का जो वेदत्व सिद्ध होता है वो यज्ञ के द्वारा ही होता है। यहाँ पर भी यही बात एक कही गई कि यज्ञात् भवति पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्भव। ये जो पूरी सृष्टि है, इस पूरी सृष्टि में यज्ञ का क्या संबंध है, यज्ञ किस प्रकार से होता है, तो यही कहा गया कि यह यज्ञ क्या है जिससे सभी मनोवृत्तियों की पूर्ति होती है। वर्षा का यज्ञ के साथ क्या संबंध है, आप मैंने जल की याज्ञिकता स्वरूप तथा उसकी उत्पत्ति कहाँ से कैसे हुई और कैसे इस चीज को जाना जा सकता है, इत्यादि चीजों का यहाँ बहुत विवेचन किया गया है कि आप की यज्ञता जो है स्वरूप में उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे हुई, जल कैसे बना, जल कहाँ से आया। जैसे आज बहुत से वैज्ञानिक या लोग कहते हैं भाई जल किसको कहते हैं, बहुत सामान्य दृष्टि से कह देते हैं H2O जो है वो जल है। अब H2O मैंने H के दो परमाणु H और हाइड्रोजन का एक परमाणु दोनों को मिलकर के जल बन गया। परंतु जब हम अगर अभी हम दो दो तत्व हमने जल में पाए जिसको कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, परंतु यदि हम अपने उस दृष्टि से विचार करें वैदिक दृष्टि से, तो वैदिक प्रक्रिया से अगर हम विचार करते हैं तो वेद में जो जल के 5 जल में 4 तन मात्राएं होती हैं और उन 4 तन मात्राओं में से 2 तन मात्राएं तो हमने बात कर ली, 2 तन मात्राएं उसमें और हैं जिन 2 तन मात्राओं का और विशद विवरण होना चाहिए, तब जाकर के जो वैदिक जल की परिभाषा है वह स्पष्ट हो पाती है। जैसे शब्द स्पर्श रूप और रस गंध, अगर हम जहाँ शब्द स्पर्श रूप और रस रस तक जब जाते हैं तो यहाँ तक जल होता है। जैसे ही हम गंध में जाते हैं वहां पृथ्वी बन जाती है। उसके पहले जो रस है तो शब्द स्पर्श रूप और रस, तो ये जो 4 तन्मात्राएं हैं ये जल में होनी चाहिए। जबकि आधुनिक विज्ञान अभी 2 तन्मात्राओं को बहुत स्पष्ट रूप से कह चुका है, 2 को अभी उनको कहना बाकी है। अब इस दृष्टि से हम जो वास्तव में अग्नो सोमाहुतिर यज्ञ, अर्थात अग्नि में सोम की आहुति डालने को ही यज्ञ कहते हैं। ये हमारे ओझा जी ने अपने पुस्तक में बहुत स्पष्ट रूप से इस बात की बहुत अच्छी व्याख्या की है। और फिर कहते सर्वेशाम देवाना आत्मनम यज्ञ, ये जो सतपथ ब्राह्मण में लिखा है कि यज्ञ के इस सिद्धांत से जो सिद्ध होता है कि जो कर्म समुद्भूत यज्ञ ही अन्न है और जल और प्राणियों के जीवन का हेतु है, उसी को भगवान कृष्ण ने यज्ञ की इसी शक्ति को लक्ष्य रख करके गीता में और कहा, सह यज्ञ प्रज्ञा सृष्टा पुनर्वाच प्रजापति अनेन प्रसवस्वद्वेषः वो स्वस्व कामधुक। अर्थात प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रच करके उससे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त होगे और यह यज्ञ तुम्हारे लोगों की इच्छा का भोग को प्रदान करने वाला होगा। अर्थात सब कुछ यज्ञ से हमको प्राप्त हो सकता है। और यहाँ एक और अच्छी चीज यहाँ पर आई है कि देखिए, आयुर्यजनेन कल्पन्ताम, प्राणो यज्ञेन कल्पन्ताम, चक्षुर्यज्ञेन कल्पन्ताम, श्रोत्रम यज्ञेन कल्पन्ताम, वाग यज्ञेन कल्पन्ताम, मनोर्यज्ञेन कल्पन्ताम, आत्मा यज्ञेन कल्पन्ताम, ब्रह्मा यज्ञेन कल्पन्ताम, ज्योतिर्यज्ञेन कल्पन्ताम, सर्व यज्ञेन कल्पन्ताम, पृष्ठम यज्ञेन कल्पन्ताम, यज्ञेन कल्पन्ताम यज्ञो। अर्थात यजुर्वेद इसी बात को कहता है कि हमारी आयु यज्ञ से बढ़े, इस यज्ञ से हमारा जो प्राण परिपुष्ट हो, यज्ञ से दृष्टि शक्तिमयी हो और यज्ञ श्रवण शक्ति को बढ़ाए,
यज्ञ के द्वारा हमारा मन दृढ़ हो, यज्ञ के द्वारा हमारी आत्मा पवित्र हो, यज्ञ से हम ईश्वर में स्थित हो, यज्ञ से हमारी प्रखर दृष्टि प्रखर हो, प्रत्यक्ष हमारा यज्ञ के द्वारा स्पष्ट हो। ये सारी चीज निर्माण अर्थात जितनी भी चीजें अभी हमने कही है, ये सभी यज्ञ के द्वारा सिद्ध हो। अब सभी जीवों को, मनुष्यों को, यदि बुद्धि संपन्न जितने प्राणी हैं, उन सबको सोचने के लिए काल की जो प्रारंभ कर दिया गया, यदि पृथ्वी से समस्त वस्तुओं को समाप्त हो जाए तो तब क्या होगा। अब इसी से मानव को यदि इसी जिज्ञासा से उसे हर वस्तु के मूल कारण तक जाने को बाध्य किया जाए, तो मूल कारण को जाने बिना हम किसी का भी पूर्वानुमान नहीं कर सकते हैं। घटना का जो कार्य कारण भाव संबंध है, वही पूर्वानुमान में सर्वाधिक सहायक होता है। विशेष करके जो विज्ञान है और जो हमारे दार्शनिकों का या हमारे पहले भी जो कार्य कारण भाव संबंध है, वो क्या है, और आज का जो विज्ञान है वो भी मूल रूप में कार्य कारण भाव संबंध को ही जानना चाहता है। अगर हम कार्य कारण भाव संबंध को ठीक जानते हैं तो इसका मतलब है हम उसकी वैज्ञानिक प्रक्रिया को ठीक ढंग से समझ रहे हैं। तो यहाँ पर यही एक पक्ष आया कि कार्य कारण भाव को ठीक ढंग से समझने का विचार यहाँ पर आया। जीवन को जीने के लिए पृथ्वी, जल, तेज, वायु एवं आकाश की उत्तरोत्तर प्रबल आवश्यकता होती है। इन तीन तत्वों का सम्मिश्रण का नाम ही भौतिक सृष्टि है। पृथ्वी एवं आकाश में कहीं भी तेज, वायु और जल के बिना जीवन की कल्पना करना संभव नहीं है। जल, तेज एवं वायु के सामंजस्य का नाम ही वृष्टि है। जब मनुष्य ने वृष्टि के कार्य और कारण के भाव को समझने का प्रयास किया तो उसने पाया कि इस संदर्भ में पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश की विशेष रूप में विचारणीय बिंदु हैं। जब हम उसको दृष्टि के संदर्भ में जानने की बात आई तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि इसमें जो मुख्य रूप से पृथ्वी, जल, तेज और वायु और आकाश अर्थात चार चीजें हैं जो इसमें सबसे ज्यादा विचार करने के योग्य है और इन्हीं पर विचार होना चाहिए। आज का जो प्रत्यक्ष मौसम विज्ञान है वो भी इन्हीं बिंदुओं पर विचार करता है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको जो भौतिक आज का जो मौसम विज्ञान है वो किस तरीके से विचार करता है, पहले मैं उस विषय में थोड़ा सा आपको बताऊंगा। फिर हमारा जो कादम्बिनी के द्वारा बताया गया या फिर हमारे अन्य आचार्यों ने भारतीय मौसम विज्ञान का जो विचार किया उसके विषय में मैं आपके साथ बात करूंगा। और फिर मैं एक बिंदु पर वहां पहुंचूंगा कि जहां पर यदि हम इन दोनों को मिलाकर देखते हैं और इन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करके हम चलते हैं तो हम कितने आगे थे और हम कितने सही थे और इसमें कितनी आवश्यकता है कि अगर हम आज भी इस पर बहुत अच्छा अध्ययन अगर आगे करते हैं तो हम बहुत अच्छी स्थिति पर पहुंचते हैं। दृष्टि को प्रभावित करने वाले बिंदु पृथ्वी एवं आकाश में कहीं विद्यमान होंगे। ऐसे बिंदु कभी तो पृथ्वी आकाश में मिल जाते हैं, परंतु कभी कभी ऐसे बिंदु आकाश में भी पृथ्वी आकाश से दूर होते हैं और पृथ्वी दृष्टि प्रभावित होती है। कभी कभी जो दृष्टि के जो कारण है वो बहुत लोकल बनते हैं और जिसको हम जब लोकल कारण बनते हैं तो उसको हम सद्यो वृष्टि कह देते हैं। परंतु कभी कभी वृष्टि के कारण लोकल नहीं बनते हैं, वो जो वृष्टि के कारण है वो कारण बहुत दूर से बनते हैं और वो दूर से बनने के कारण वो जो ग्रह, तारे, नक्षत्रों के संयोग से जो वृष्टि के कारण बनते हैं वो पृथ्वी से कई दूर होते हैं, परंतु वो पृथ्वीस्थ मौसम को प्रभावित करते हैं। इस विषय पर भी जो विशेष करके भारतीय मौसम विज्ञान और ज्योतिष के पक्ष ने इसको बहुत स्पष्ट रूप से वर्णन किया है। अब यहाँ देखिए, भारतीय चिंतकों ने जो वृष्टि के संदर्भ में आकाश और उस आकाश में स्थित सभी बिंदुओं का विचार किया। उसको विचार करते हुए जब हम इसको आगे ले गए तो जो पृथ्वी आकाश है और पृथ्वी की हर घटना के पीछे उसका जो बाहर माने जो पृथ्वी का जो आकाश है अर्थात पृथ्वी का जो एटमॉस्फेयर है और पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से हम पृथ्वी के बाहर का जो हमारा एटमॉस्फेयर जिसको हम अंतरिक्ष कहते हैं, जिसको हम आकाश कहते हैं, जिसमें हमारे ग्रह हैं, जिसमें हमारे नक्षत्र हैं, तो नक्षत्र, ग्रह और फिर पृथ्वी, तो पृथ्वी और पृथ्वी के मध्य का जो आकाश है जिसको हम वायुमंडल आज कहते हैं
और उसके बाहर का जो आकाश है, उन दोनों का जो सम्मिश्रण है, उन दोनों का जो चिंतन है, वो चिंतन जो है भारतीय दृष्टि को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। अब इस विषय को देखें तो यहाँ पर देखिए, आधुनिक मौसम विज्ञान जो कहता है, उसने 5 चीजें हैं जो मौसम के मूल कारण हैं। पहला कारण है आधुनिक मौसम विज्ञान में वायु, दूसरा है वायु का दाब, तीसरा है तापमान, चौथा है वहां मेघ, और पांचवा है भूमि। यही घटक उसके हैं, और इन्हीं घटकों को लेकर के वह मौसम का पूर्वानुमान करता है। अब आगे बढ़िए। अब इन्हीं मौसम, इसी को लेकर के जो मैं अभी बता रहा था, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भूभौतिकी विज्ञान के प्रोफेसर ब्रजरतन दास गुप्त जी का कहना था कि वायु एवं दृष्टि का परस्पर संबंध, अनन्य संबंध, दृष्टि के लिए हवा में पर्याप्त मात्रा में जल वाष्प कणों का होना आवश्यक है। यही उपयुक्त कारण ही वायु का होना अनिवार्य है। हवा में पर्याप्त मात्रा में जल वाष्प हो, परंतु उपयुक्त प्रकार की वायु न हो तो मेघों की उत्पत्ति नहीं हो सकती है, और यही कह करके उन्होंने कहा कि वृष्टि नहीं होगी। इसके आधार पर फिर उन्हें आगे कहा कि भाई मौसम पूर्वानुमान की जो वैज्ञानिक विधि के संदर्भ में डॉक्टर युगल दास चट्टोपाध्याय का कहना है कि मौसम के भविष्य की अवस्था को प्राग उक्ति को मौसम पूर्वानुमान कहा गया है। विभिन्न उपयोगों के लिए अलग अलग अवधि का पूर्वानुमान तैयार किया जाता है। जो मौसम विज्ञान है, मौसम विज्ञान अलग अलग खंडों में अलग अलग जगहों का पूर्वानुमान तैयार करता है, फिर उस सबको मिलाता है, और मिलाने के बाद वह विचार करता है। आगे देखिए। अब यहाँ पर जो आधुनिक मौसम विज्ञान है, इसमें वो 3 तरह से विचार करता है। एक अल्पावधि पूर्वानुमान, एक मध्यमावधि पूर्वानुमान, और एक दीर्घावधि पूर्वानुमान। और जो दीर्घावधि पूर्वानुमान है उसका, वो भी 1 वर्ष से ज्यादा नहीं होता है। अब आप देखिए, जो अल्पावधि पूर्वानुमान है उसका, वह 3 घंटे से 48 घंटे के मध्य का जो पूर्वानुमान है, उसको वो अल्पावधि पूर्वानुमान कहता है कि 3 से 48 घंटे के मध्य में मौसम को पूर्वानुमान करना। बरसात होगी, झंझावात होंगे, ओले गिरेंगे, या चक्रवात होगा, विक्षोभ होगा, बहुत सी चीजें, बादल छाए रहेंगे, तापमान का वर्णन करता है। ये उसका वर्णन है। इन सबको वर्णन करने के लिए, उसकी तात्कालिक स्थिति को वर्णन करने के लिए, उसमें जो इसके लिए आवश्यक होता है कि 100 से 200 किलोमीटर की दूरी पर भारत में एक मौसम विज्ञान के केंद्र स्थापित किए हुए हैं, और इन केंद्रों के स्थापित करने से वो वहां पर 3-4 चीजों को, जो हमारी जो उनकी जो लेबोरेटरी है, उस लेबोरेटरी से प्राप्त करते हैं। उसमें जैसे वायु का दाब क्या है, तापमान क्या है, वायु की दिशा क्या है, गति क्या है, उसकी आर्द्रता क्या है, और मेघ की जो आच्छन्नता है वो आकाश में कितनी रहेगी। और वो 2 टाइम लेते हैं, और उसका एक 8:30 बजे सुबह का और 5:30 बजे शाम का, ये 2 बिंदुओं पर विचार करते हुए मौसम विज्ञान आगे बढ़ता है। जो मध्यमावधि पूर्वानुमान है, मध्यमावधि पूर्वानुमान उनका 3 दिन से लेकर के और 10 दिन के बीच का होता है। अर्थात जो मध्यम दूरी का, वो 10 दिन से ज्यादा की उसमें भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं, और 10 दिन तक का ही मौसम वो प्रिडिक्ट करते हैं। इसको मध्यमावधि पूर्वानुमान कहते हैं। जो दीर्घावधि पूर्वानुमान है, दीर्घावधि पूर्वानुमान को वो 1 माह, 1 ऋतु या 1 वर्ष, बहुत ज्यादा पूर्वानुमान अगर उनका गया, या वो बहुत ज्यादा प्रिडिक्ट कर सकते हैं, तो एक वर्ष से ज्यादा का मौसम वो एक साथ प्रिडिक्शन नहीं आ सकती आधुनिक मौसम विज्ञान की। अगर उनको हम कहेंगे कि 2 साल बाद कैसी बारिश होगी, या 3 साल बाद कैसी बारिश होगी, तो ये मौसम विज्ञान आज का नहीं बता सकता। जबकि भारतीय पद्धति से अगर हम विचार करेंगे, तो अभी आगे हम उस बिंदु पर आएंगे कि हम कई वर्ष पहले भी कई जगह का मौसम का विचार कर सकते हैं। अब इस संदर्भ में सर्वप्रथम किए गए प्रयासों का श्रेय वैज्ञानिक, जो मॉडर्न विज्ञान है उसके विषय में बता रहा हूँ, गिलबर्ट वाकर ने 1914 में किया जाता है। वाकर के अनुसार भारत की जो मानसूनी वर्षा, विस्तृत रेखीय निम्न दाब, और दक्षिण अमेरिका का उच्च ताप, हिमालय का तुषार, डच हर्बर का तापमान, जंजीबार और जावा की वर्षा,
आदि तत्वों पर आधारित है। अब आप देखिए कितना विचार किया इन लोगों ने कि हम भारत का, अगर भारत में मानसूनी वर्षा कैसी होगी और भारत में मानसूनी वर्षा का विचार करना है तो कहाँ-कहाँ का मौसम देखना है। तो उन्होंने कहा भाई दक्षिणी अमेरिका का उच्च दाब देखना है, हिमालय का तुषार देखना है और जंजीवार तथा जावा की वर्षा देखनी है। इन सबको आधार मान करके वो भारत का पूर्वानुमान करने की बात करते हैं। इसके आगे इसके आगे जब हम आते हैं तो जो सारा मौसम है उसको विचार करते हुए फिर कहते हैं उत्तर पश्चिमी भारत। उत्तर पश्चिमी भारत में कहा, उत्तर पश्चिमी भारत में जम्मू कश्मीर, पश्चिम उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, दिल्ली, चंडीगढ़ और राजस्थान आता है। दक्षिण भारत में आया, उसने दक्षिण भारत में आया महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उत्तरी कर्नाटका, दक्षिणी कर्नाटका एवं मध्य तटीय कर्नाटका आदि आता है। इन दोनों उत्तर और दक्षिण भारत का मौसम को देख करके इन दोनों क्षेत्रों को विशेष रूप में मौसम का पूर्वानुमान किया जाता है, क्योंकि इन दोनों क्षेत्रों के मौसम में प्रतिवर्ष काफी परिवर्तन दिखाई देता है। जबकि देश के अन्य भागों की स्थिति इनसे भिन्न होती है। अन्य भागों में प्रतिवर्ष मौसम की जो पर्याप्त वर्षा होने का जो कारण का जो पूर्वानुमान की आवश्यकता नहीं होती है, और यहाँ पर इसके पूर्वानुमान की आवश्यकता। अब ध्यान देखिए कि जो भारतीय मौसम के पूर्वानुमान की जो विधियां हैं वो क्या रही। भारतीय मौसम के पूर्वानुमान का जो समाश्रय समीकरण के आधार पर यह तय किया गया, और इस समीकरण के पूर्वानुमान की जो किए जाने वाले वर्ष के आंकड़ों के आधार पर निम्नलिखित तत्व बहुत ज्यादा आवश्यक माने गए हैं। देखिए ये तत्व है जिसमें पहला क्या है, अगर हम भारत जो आधुनिक दृष्टि से जब भारत का मौसम का पूर्वानुमान करते हैं तो ये 5 तत्व है। पहला उसमें जिस वर्ष की मानसूनी वर्षा का पूर्वानुमान हमको करना है उस महीने उस वर्ष हमको क्या देखना है। एक तो मार्च महीने में जैसलमेर, जयपुर और कलकत्ता का मौसम का तापमान कैसा रहा। उसमें से यह पाया जाता है कि जिस वर्ष जिन स्थानों का तापमान औसत से अधिक हो उस वर्ष मानसून की वर्षा दक्षिण भारत में सामान्य से अधिक होगी। ये जो तापमान ले रहे हैं वो जैसलमेर, जयपुर, कलकत्ता का ले रहे हैं और दक्षिण भारत का मौसम प्रेडिक्ट हो रहा है। उसी आधार पर जब अभिष्ट वर्ष में विचार किया इन्होंने कि भाई अभिष्ट वर्ष में लुधियाना का अप्रैल का जो वायु का दाब का तापमान है, और उसमें पाया जाता है कि जिस वर्ष तापमान औसत से अधिक होता है उस वर्ष उत्तर भारत में मौसम की जो वर्षा सामान्य से अधिक होती है, और यदि इसके विपरीत वायु का तापमान औसत से कम होता है तो वर्षा कम होती है। तीसरा इसमें कारण है, इन सभी तीसरा वर्षा का कारण है कि अभिष्ट वर्ष में जिस वर्ष के हमको मौसम का पूर्वानुमान करना है उस वर्ष यदि डार्विन और सेचिलिस एवं जकार्ता का जनवरी से मई के बीच का जो विषुवत रेखीय तापमान है उसके मध्य का तापमान लेना है, और उसमें जो वायु का दाब है वो कितना है, और उत्तर पश्चिम भारत में सामान्य से अधिक वर्षा होगी। हमको जो सेल्सियस जकार्ता का मौसम लेना है और वो पश्चिम भारत का सामान्य तापमान हमको वर्षा का फल बताएगा। पांचवा आया कि अपेक्षित अभिष्ट वर्ष में जिस वर्ष का हमको तापमान का वर्णन करना है उस वर्ष का तापमान के विषय में जो विचार किया तो उन्होंने कहा कि दक्षिणी अमेरिका के 3 स्थानों का, कार्डोवा, सेंटियानो और बुएनस एड्रेस, इन स्थानों का जो तापमान है या वहां पर अप्रैल और मई का जो दाब है, वायु का दाब है, वो क्या है, उसका पूरा अध्ययन करके उसको लेकर के फिर हम इतने स्थानों का जब तापमान ये मौसम का हम पहले प्रिडिक्ट करेंगे तब जाकर के हम भारत के मौसम को प्रिडिक्ट करेंगे। उसके बाद भी एक और कहा कि यदि हम एक और कहा कि अपेक्षित इष्ट वर्ष में अप्रैल मास में अक्ष रेखा से 25 अक्षांश से देशांतर के मध्य में देखना है, और यदि उस स्थान पर कटक उत्तरी अक्षांश से ऊपर मानसूनी वर्षा समग्र भारत में सामान्य से अधिक होगी। ये दाब इतने स्थानों का देख करके अब आप बताइए, इसीलिए अभी जब हम भारत के मौसम को प्रेडिक्ट करते हैं तो उसके पहले भारत के जितने भी मौसम वैज्ञानिक हैं वो डाटा लेने के लिए जाकर्ता, सुमात्रा
फिलीपींस और यहाँ दक्षिणी अमेरिका, इन जगहों पर जाकर के वहां से डाटा लाते हैं, वहां जाकर के मौसम इत्यादि विधियां हैं। अब अब आप अब हमारे उस पर आते हैं कि भाई हमारी जो प्राचीन विधियां हैं, हमारी जो प्राचीन दृष्टि है वो क्या रही। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत में मानसून के आगमन का समय, उसकी तीव्रता के विषय में पूर्वानुमान प्राप्त करने की जो जिज्ञासा आदिकाल से चली आई, जिसका विस्तृत उल्लेख वैदिक एवं वैदिकोत्तर साहित्य में प्रचुर रूप में उपलब्ध होता है। वैदिक काल से ही भारत कृषि प्रधान देश रहा है। आदिकाल से आज तक भारतीय अर्थव्यवस्था का मूल कृषि ही रही है। कृषि का आधार पूर्ण रूप से वृष्टि रही और अच्छी वृष्टि होने से कृषकों की, सभी देशवासियों की प्रसन्न चित्त हो जाते हैं और ये खुशी की लहर दौड़ है। तो कहने का अभिप्राय है कि हमारे जो मौसम का मूल प्रमाण है, उसको देखने के लिए हमने, जिसके मूल प्रमाण वेदों में, पुराणों में और ज्योतिष के संहिता ग्रंथों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। ये इसमें जो ऋग्वेद का है, सममाप, ये जो मंत्र है, उस मंत्र में है कि इंद्र ने जलों को रोक करके, ये पूरा पद कहता है, इंद्र ने जल को रोक करके मेघों को बरसाया और पर्वतों की चोटियों पर बैठ करके जल रूपी घन को रोक करके अपने आभरणशील मेघों को नीचे गिराया और तब इंद्र ने शक्ति से वृत्त को मारा और उसके बाद सूर्य ने अपना प्रकाश फैलाया। तो ये सारी जो घटना है, यह वो घटना है जो वायु के दाब को, वायु को, मेघ को, उसकी आच्छन्नता का वर्णन कर रही है। यही दूसरे ऋचा में, ऋग्वेद में फिर वही बात कही है। और यत् प्रवरथेषु, इस पूरे उसमें कहा गया कि मरुत मेघों को गतिशील बना देते हैं और इसलिए वर्षा का प्रारंभ होता है और जल समूह समूची पृथ्वी आदि पर उठती है इत्यादि वर्णन ऋग्वेद में बहुत स्थलों पर उपलब्ध होता है। ये सारा वर्णन, इतना कहना है कि जो ऋग्वेद काल से ही वृष्टि के संबंध में बहुत सा वर्णन मिलता है। अब हम ऋग्वेद से आगे जब हम पुराणों में आते हैं, पुराणों में सर्ग प्रतिसर्ग के पंच लक्षणों के वर्णन के अतिरिक्त ज्योतिष के जितने भी हमारे ग्रंथ हैं, जो गोल और ज्योतिष के जो भुवन कोश और उसमें जो संहिता ग्रंथ हैं, उनके अंतर्गत, विशेष करके भुवन कोश के अंतर्गत वायु ब्रह्म पुराण और विष्णु पुराण, लिंग पुराण, ब्रह्मांड पुराण, इन सब में वृष्टि का बहुत वर्णन मिलता है। और 5550 ईस्वी में जो बराहमीर का बृहद संहिता लिखी गई, उसमें और विस्तृत वर्णन मिलता है। और बराहमीर ने अपने ग्रंथ में जिन आचार्यों का वर्णन किया, उसमें गर्ग हैं, पराशर हैं, वशिष्ठ हैं, नारद हैं, कश्यप हैं, वृद्धगर्ग हैं, आदि बहुत प्राचीन आचार्य हैं। और उसके बाद जो भट्टोत्कल ने भी अपने जो बृहद संहिता की टीका की है, उसमें भट्टोत्कल ने भी कुछ और आचार्यों का जोड़ा है, जिसमें सिद्धसेन है, ऋषिपुत्र है, आदि आचार्यों के नामों का उल्लेख उसमें बहुत विस्तृत रूप से किया जाता है। अब यहाँ हम एक एक करके बिंदु पर आते हैं कि जो भारतीय वृष्टि विज्ञान है और जो आपने अभी जो हमने कादम्बनी में भी देखा, तो उसका हमने सार रूप में इस प्रकार से व्याख्यान के दृष्टि से आपको इस प्रकार से बताया कि जो वृष्टि के जो शास्त्रीय आधार दो हैं, एक तो निमित्त परीक्षण विधि है और दूसरे गणितीय सिद्धांत विधि है। एक तो हम जो निमित्त परीक्षण विधि है का मतलब हम एटमॉस्फेयर को देख करके, वातावरण को देख करके उसका हम प्रेडिक्शन करते हैं, उसका पूर्वानुमान करते हैं। और दूसरा हमारा सिद्धांत है कि गणितीय आधार पर, गणित करने के आधार पर, जो ग्रह नक्षत्रों के आनयन के आधार पर जो मौसम का पूर्वानुमान किया जाता है। तो दोनों विधियों को लिया। एक हमने जो पृथ्वी का आकाश है उसको लिया, दूसरा हमने लिया पृथ्वी से बाहर जो हमारा अंतरिक्ष है, जिसमें हमारे ग्रह है, नक्षत्र हैं और नक्षत्रों के रात ग्रह, इनका जो सम्मिश्रण है, इनका जो संयोग है, उसके बाद वृष्टि का क्या अनुमान हो सकता है। तो देखिए, जब हम गणितीय दृष्टि से वृष्टि का विचार करेंगे तो हम कितने वर्ष पूर्व, अगर हम हजारों वर्ष पूर्व भी अभिष्ट स्थान के ग्रहों का वर्णन निकाल करके उसके उस दिन का मौसम का एक पूर्वानुमान दे सकते हैं। और उसके बाद जब निमित्त परीक्षण कर लेंगे तो उसका पूर्वानुमान और पुष्ट हो जाता है। तो इसी आधार पर निमित्त परीक्षण विधियों में है वातावरणीय परिवर्तन, जैविक हलचल, रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, आकाशीय परिवर्तन। और जो गणितीय विधि में है, गणितीय में क्या क्या देखा,
ग्रह नक्षत्र से वृष्टि ज्ञान, सूर्य संक्रमण, चंद्र नक्षत्र, नाड़ी चक्रों की से वृष्टि ज्ञान और 10 तपा सिद्धांत, इन सब से। और जो निमित्त लक्षण है, इस विधि से जो निमित्त परीक्षण है उसमें हमने क्या क्या किया, निमित्त परीक्षण में क्या कि इस विधि से हमने समय समय पर पूरे वातावरण का निरीक्षण करना है। वातावरण में हमने क्या क्या निरीक्षण किया, हमने वायु का सबसे पहले तापमान देखा, वायु की दिशा देखी, आर्द्रता देखी, और आर्द्रता देखने के बाद फिर जैविक हलचल, जीवों की जो हलचल है उसमें पशु पक्षियों का व्यवहार देखा, और पशु पक्षियों के व्यवहार के साथ साथ पशु पक्षी कीट पतंग पेड़ पौधों मछलियों और इन जैविक प्राणियों के व्यवहार का परिवर्तन, इन सबको देखते, जिसको हम उदाहरण के लिए जैसे गर्मी के मौसम में अधिक आर्द्रता, आर्द्रता मतलब हम उसको यहाँ की भाषा उमस जिसको कहते थे, जो आर्द्रता है जब वो बढ़ जाती है या चींटियां मिट्टी की खोद करके लौटने लगती है और घटना शीघ्र होने की वर्षा की सूचना देती इत्यादि, एक सामान्य जो देहात में भी इन सभी चीजों का वर्णन मिल जाता है। अब इन आधार पर रासायनिक परिवर्तन क्या क्या उसमें होते हैं। रासायनिक परिवर्तन में कि भाई जो रसायन है उसके जैसे जैविक कार्बन, यौगिक कार्बन, वातावरण में ये मौसम का एकदम जैसे धुंध हो जाना, पूरा का पूरा एकदम ऐसा मौसम हो गया कि जिसमें पूरा का पूरा एकदम धुंध छा गया और पता ही नहीं लगता ऐसा धुंध कैसे आ गया। तो ये जो जो रसायन परिवर्तन हो रहा है, पूरा का पूरा मौसम अगर ऐसे बदल जाता है, भौतिक परिवर्तन में जैसे सूर्य चंद्र उसके चारों तरफ जो परिवेश बन जाते हैं, उसके भौतिक परिवर्तन वातावरण हो जाते हैं, चंद्रमा के चारों तरफ कुछ मुर्गे की तरह आंख इत्यादि और भी प्रभामंडल, ये जो परिवेश दिखाई देते हैं, ये शीघ्र वर्षा के कारण जो भौतिक परिवर्तन में दिखते हैं। आकाशीय परिवर्तन, आकाशीय परिवर्तन मेघ की आकृति है और बिजली का चमकना है, आंधी तूफान कोहरा धुंध बादलों की गड़गड़ाहट इंद्रधनुष, और ये शीघ्र वर्षा के कारण है। ये देखिए यहाँ पर मेघों की आकृति का जहाँ वर्णन करते हैं, ये मेघों की आकृति का बहुत बड़ा लक्षण और बहुत बड़ा जो कारण है, वह मौसम को प्रेडिक्ट ही नहीं करता है। कई बार इस पर एक बहुत बड़ा अनुसंधान और चल रहा है कि जो हमारे देश में भी अब प्रारंभ हो गया है, परंतु विशेष करके चाइना में, रशिया में, जापान में एक बड़ा अच्छा अनुसंधान चल रहा है कि मेघों की आकृति, बादलों से मौसम को प्रेडिक्ट कर देते हैं वो, और बादलों से भूकंप की जानकारी मिल जाती है। पृथ्वी के अंदर की जो एक हलचल होती है उससे भी, बादलों से भी उसकी जानकारी मिल जाती है। तो भूकंप को लेकर के भी बादलों का अध्ययन इस समय बहुत ज्यादा हो रहा है। अब देखिए गणितीय दृष्टि से जब परिवर्तन की बात आती है तो उसमें हम ग्रह नक्षत्रों के अध्ययन करते हैं, और ग्रह नक्षत्रों के अध्ययन में जैसे सभी लोग जानते हैं, जैसे बुध या शुक्र का वक्रगामी हो जाता है तब वर्षा की कमी की संभावना बढ़ जाती है। जब शनि एवं मंगल धनिष्ठा नक्षत्र के स्थित हो जाते हैं तो उसकी कोई संभावना नहीं बनती है, इत्यादि बहुत से वर्णन हमारे पास ग्रहों के परिवर्तन के आते हैं। और जैसे सूर्य की संक्रांतियों का वर्णन आता है कि भाई सौर संक्रांति, सौर मास के कुछ विशिष्ट दिवसों में अध्ययन से दीर्घकालिक एवं तात्कालिक वर्षा की जो पूर्वानुमान होते हैं उसको हम कर सकते हैं। इसी आधार पर चंद्र नक्षत्र से सृष्टि वृष्टि का ज्ञान करना, नाड़ी चक्रों से वृष्टि का ज्ञान करना, और 10 तपा सिद्धांत, वो 10 तपा सिद्धांत से जो विशेष करके वृष्टि 10 दिन की जो 10 तपा सिद्धांत के अनुसार जैसे ज्येष्ठ अमावस्या से आषाढ़ शुक्ल दशमी तक के 10 चांद्र दिवसों के आधार पर आषाढ़ श्रावण भाद्रपद एवं आश्विन इन 4 वर्षा काल के महीनों का वर्षा का योग का विचार कर, इसको हमारे यहाँ 10 तपा सिद्धांत का, और इन सब का विचार करते हुए ये सारा विचार भारतीय दृष्टि से कितना विस्तृत विचार है। दूसरा आप देखिए, अगर हम निमित्त वर्षा की बात करते हैं और जो निमित्त वर्षा को दृष्टि का अध्ययन किया, इसमें रोहिणी योग, स्वाति योग, आषाढ़ी योग, फाल्गुनी योग, ये वार्षिक दीर्घावधि पूर्वानुमान है। जो मध्यमावधि पूर्वानुमान है जिसको मौसम विज्ञान वालों ने पहले मध्यम, हम किससे करते हैं, मेघ की गर्भधारण का सिद्धांत, वायु परीक्षण सिद्धांत और प्रवर्षण सिद्धांत, रोहिणी योग, स्वाति योग, आषाढ़ी योग, 10 तपा सिद्धांत और मासिक ऋतु का परिवर्तन। फिर दैनिक वर्षा, अगर जो जिसको अल्पावधि पूर्वानुमान उन्होंने कहा कि अगर हम बहुत
तो उसके लिए मेघ का गर्भधारण सिद्धांत, वायु परीक्षण, प्रवर्षण सिद्धांत, रोहिणी योग, स्वाति योग, आषाढ़ी योग, दस्तपा योग, सद्यो वृष्टि सिद्धांत और अनावृष्टि लक्षण, ये मौसम के परिवर्तन। अब यहाँ गणितीय दृष्टि से जब हम विचार करते हैं, अभी तक तो आपका वायुमंडलीय परिवर्तन के आधार पर विचार किया, अब गणितीय दृष्टि से विचार करते हैं तो इस सिद्धांत के अनुसार संपूर्ण वर्ष की पंचांग गणना के पश्चात वृष्टि ज्ञान में निम्नलिखित तत्वों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और इस आधार पर किसी भी वर्ष की संपूर्ण गणितीय प्रक्रिया पूर्ण कर वृष्टि का पूर्वानुमान कभी भी किया जा सकता है। इसके लिए हमको मौसम देखने की आवश्यकता नहीं होती है और इसके लिए वातावरण देखने की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए वायु दिशा कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप गणितीय सिद्धांतों के आधार पर आगे चलते हैं और जो गणित की दृष्टि से आएगा तो उसके आधार पर आप मौसम का पूर्वानुमान कर सकें। इस विधि को आधुनिक जो वैज्ञानिक हैं वो इसको नहीं समझ पाए अभी तक और वो इस पक्ष पर विचार नहीं करते और वो इसको अब उनको धीरे धीरे ये बात समझ में आने लगी है कि भाई ये कुछ बातें हो रही है। जैसे वार्षिक के लिए हमने कहा संवत्सर, संवत्सर का अधिकारी, गुरुवर्ष, विश्वोपक, जो शकाब्द संख्या, आर्द्रता प्रवेश, मेघ का नाम, नाग नाम, रोहिणीवास और जलाधान। इसके बाद मासिक दृष्टि के लिए द्विनाड़ी, त्रिनाड़ी, सप्तनाड़ी, दैनिक दृष्टि के लिए द्विनाड़ी, त्रिनाड़ी, सप्तनाड़ी, इस प्रकार से हम विचार करते हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा और समीक्षा की दृष्टि से हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और विचार करने की आवश्यकता है। दृष्टि के जो हमारे मूल तत्व हैं वो क्या हैं? हमारे यहाँ मूल तत्व दृष्टि के 4 हैं। पहला है हमारा वायु, मेघ, ग्रहचार और भूमि। अब जो वायु, मेघ, ग्रहचार और भूमि, ये 4 तत्व आधुनिक विज्ञान किसी चीज को लेता है कि भाई ये नहीं, उन्होंने क्या किया कि तो सूर्य, जहां उन्होंने ग्रहचार को वो नहीं मानते हैं पर सूर्य को लेते हैं। अब देखिए कितना विचित्र स्थिति है, हम ग्रहचार नहीं मानेंगे पर बिना सूर्य के वो आगे नहीं चल, क्योंकि जब तक तापमान आएगा, जो ताप आएगा तो ताप तो बिना सूर्य के तापमान हो नहीं सकता है। तो सूर्य चंद्रमा के बिना आधुनिक मौसम विज्ञान का मौसम प्रेडिक्ट नहीं होता है। परंतु कहेंगे हम ग्रहचार नहीं मानते हैं, तो ग्रहचार नहीं देखेंगे और सूर्य और चांद के जो उनका नक्षत्र, बिना उनके आधार को लेकर के वो आगे नहीं बढ़ पाते। तो अब धीरे धीरे उनको ये बात समझ में आने लगी है कि सिर्फ हमको जो वातावरणीय परिवर्तन से देख करके मौसम प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है, वातावरण के बाहर भी हम है। अब यहाँ देखिए हम एक तुलनात्मक चार्ट बनाए हुए हैं, जिसको आप थोड़ा ढंग से देखेंगे कि भाई आधुनिक दृष्टि से जब हम ग्रहों की विचार करते हैं तो आधुनिक मौसम विज्ञान की दृष्टि से कितने तत्व हैं? आधुनिक मौसम विज्ञान की दृष्टि में है वायु, वायु का दाब, तापमान, मेघ और भूमि। जितने ये आधुनिक वालों ने माने, हम क्या मानते हैं? हमारे यहाँ है वायु, मेघ, ग्रहचार और भूमि। अब यहाँ देखिए जो इनका वायु दाब और ताप है, जो वायु दाब और ताप है, ये दोनों के दोनों ग्रहचार के आधार हैं, क्योंकि बिना वायु का दाब और तापमान ये सूर्य और चंद्रमा या अन्य ग्रहों के प्रभाव के बिना नहीं संभव हो सकता है। इसलिए यहाँ पर ये वायु दाब और तापमान लेते हैं, परंतु वो ग्रहचार को कहते हैं हम नहीं लेते। ये 4 तत्व हैं। देखिए इनके तत्वों में और हमारे मूल तत्वों में जो मूल आधार है, उन दोनों में ज्यादा परिवर्तन नहीं है। अब आगे देखिए, अब हम यहाँ देखें सूर्य से संबंधित एक वैज्ञानिक विवेचना पुराणों में और उपलब्ध होती है कि वृष्टि के संदर्भ में आदिकाल से ही संपूर्ण माना गया है कि सूर्य की सुषुम्ना नाड़ी आदि 7 रश्मियां, जिससे क्रमशः चंद्र, नक्षत्र, बुध, शुक्र, भौम, गुरु और शनि ग्रह प्रभावित होते हैं और इनके द्वारा वृष्टि का पूर्वानुमान किया गया है। जब हम इनके द्वारा वृष्टि का पूर्वानुमान करते हैं तो ग्रहचार के अतिरिक्त अन्य 3 प्रधान घटकों में आधुनिक एवं प्राचीन दोनों का समावेश इसमें मिलता है। अब यहाँ देख वायु के संदर्भ में क्या कहा इन्होंने? जब 5 महाभूतों में वायु एक महत्वपूर्ण स्थान है जो सर्वत्र आकाश में व्याप्त है। वायु का उद्भव आकाश में कहा गया है। यह 5 महाभूतों को इनकी तन्मात्राओं से ही समझा जा सकता है, जैसे कि सिद्धांत शिरोमणि में भास्कराचार्य ने कहा है, अहंकारो भूत
का सिकी जलो जस तथा संहरे संहरे सहतेश्च, अर्थात अहंकार से ही पंच महाभूतों की उत्पत्ति हुई और इसके पश्चात क्रमशः आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। अब यहाँ देखिए, जो इसी में जो वायु की दृष्टि से, जब हम भारतीय दृष्टि से वायु के भेद की बात करते हैं, तो जीवन को चलाने के लिए 5 प्रकार की वायु है, प्राण, अपान, समान, उद्यान, उदान। फिर उसमें पृथ्वी के चारों तरफ की जो आवरण है, जिसको हम आज वायुमंडल कहते हैं, और जिसको वायुमंडल कहा, तो उसमें क्या कहा? आवह, प्रवह, उद्वह, संवह और सुबह और परिवह, परावह। और इन 7 वायुओं को आधुनिक विज्ञान 4-5 वायु में डालता है और उसको कहता है अधोमंडल, ट्रोपोस्फियर, समताप मंडल, स्ट्रोपोस्फियर, और मध्य मेसोस्फियर, आयन, आइनोस्फियर और आयतन। तो ये जो जितने स्फीयर हैं, अर्थात जो इनके तापमंडल हैं, ये जो हमारे 7 परिवार हैं, और ये 7 के विषय में परावह, जिसको लास्ट में आयतन मंडल कहा है, ये सबसे विचित्र वायुमंडल है। और ये कब घट जाता है, कब बढ़ जाता है, इसकी बहुत सा वर्णन इसमें आया है। और जब ये आधुनिक मौसम विज्ञान कहता है कि जो आयतन मंडल है, जो आइसोस्फीयर है, जो ये जो बहुत, ये कभी 200 मीटर पर आ जाएगा, और जब कभी ये बढ़ते बढ़ते 200 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर तक का इसका दायरा हो जाता है। इसी चीज को महाभारत में कहा, परावह वायु के विषय में कहा, तो वायु दुरतिक्रम। वो कहता है ये वायु बहुत ही दुरतिक्रम का वायु है, और इस वायु का पार पाना बड़ा कठिन है। ये महाभारत में इसका वर्णन मिलता है, और उसकी जो क्षमता है, वो आधुनिक विज्ञान उसको पुष्ट करता है। इसी दृष्टि विज्ञान के आधार पर हमने वायु के जो 3 व्यापक हैं, जैसे पावक है, तापक है और ज्ञापक है। जब हम दृष्टि के संदर्भ में विचार करेंगे आगे, तो फिर वायु को इस प्रकार से कहा गया है। पावक नाम वायु मेघों को उत्पन्न करती है। स्थापक नाम की जो वायु है, वो मेघों को आकाश में इधर उधर भ्रमण कराती है। और ज्ञापक नाम की जो वायु है, वो भविष्य में कब वर्षा होगी और कितनी होगी, इसकी सूचना मिलती है। और वो उससे सुभिक्ष होगा या दुर्भिक्ष होगा, मेघों को आकाश में इधर उधर संरक्षण करने में प्रधान वायु कारण ही है। अतः दृष्टि के पूर्वानुमान ज्ञान के लिए वायु का अपेक्षित ज्ञान होना आवश्यक है। इसलिए भारतीय ऋषियों ने 3 प्रकार के वायु का भेदन वो किया, वायु का, जिसमें पावक है, स्थापक है और ज्ञापक है। फिर यहाँ पर आता है मेघ के जल आधान, जिसको हम गर्भाधान कहते हैं, उसको जलाधान कहा गया है। मेघ का जो गर्भाधान काल है, उसमें वायु की अनुकूलता परम आवश्यक है। बरामीर ने मेघों के गर्भाधान काल के पूर्व ईशान में समुत्पन्न मंद आह्लादिक शीतल वायु अनुकूल मानी है। आधान काल में यदि तीव्र रुक्ष वायु चलती है, तो कहते हैं कि गर्भ का जो आधान है वो नहीं हो पाता है और वो गर्भ नष्ट हो जाता है। एक और इसमें जो हमारे यहाँ एक बहुत ही अच्छा सिद्धांत है, और जिसका संपादन परम पूजनीय गुरु जी प्रोफेसर रामचंद्र पांडे जी ने किया है, ये एक कृषि पराशर ग्रंथ है, जिसमें वृष्टि के एक अद्भुत विचार किया गया उसमें। और वहां पर कृषि पराशर में कृषि लिखते हैं कि भाई, अगर आप पौष के महीने का रात दिन का, अगर आप जो वायु है, उस रात दिन की वायु का वर्णन, अगर उसकी दिशा और वायु की दिशा और उसकी गति, इसको अगर आप संग्रह कर लें, यदि इस डाटा को आप रात दिन के प्रति घंटे का, पौष के महीने के रात दिन के प्रति घंटे का, यदि आप वायु की दिशा और उसकी गति, इन दोनों को अगर आप पूर्वानुमान वो ले लें, डाटा इकट्ठा कर लें, तो आप पूरे महीने का, अर्थात पूरे वर्ष का 1 महीना का डाटा आपको प्राप्त करना है, और पूरे वर्ष का मौसम को प्रिडिक्ट आप कर सकते हैं। ये अद्भुत विधि इसमें दी गई है, और इस विधि पर बहुत काम भी हुआ है। और इस विधि का जो परिणाम है, वो कई बहुत आश्चर्यजनक परिणाम आपको मिलते हैं इसमें। और ये मैंने भी कई बार देखे, मैं आगे आपसे इसके विषय में बात करूंगा। यहाँ पर जो मास की जहाँ दृष्टि है, वो अमांत चांद्र पौष मास को ग्रहण करना चाहिए। यहाँ पे पूर्णांत मास नहीं लेना चाहिए, यहाँ अमांत मास लेना चाहिए। जो गणितीय दृष्टि से जो अमांत पौष होगा वही लेना चाहिए।
और पौष शुक्ल पक्ष और उसमें माघ कृष्ण पक्ष दोनों आ जाएगा, क्योंकि पौष का जो शुक्ल पक्ष है और माघ का जो कृष्ण पक्ष है उत्तर भारत पूर्णमांस की दृष्टि से, तो इन दोनों महीने का, अगर पौष के शुक्ल पक्ष का और माघ के कृष्ण पक्ष का यदि हम पूरा मौसम का पूर्वानुमान करते हैं, यदि उसके वायु और वायु की गति को लेते हैं, तो हम पूरे वर्ष का कर सकते हैं उसका पूर्वानुमान। और उसमें कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर बहुत अच्छे ढंग से हमने उसको समझाने का प्रयास किया है। 1 घंटे का प्रतिदिन का आप उसको निकाल सकते हैं। इसके बाद इस आधार पर हम जब 30 महीने की तिथि निकाल करके पूरा महीने का निकालेंगे, और मैं इसको थोड़ा और जल्दी कर लेता हूं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर भी पौष मास की वायु के मापन के अतिरिक्त प्रत्येक मास की वायु का परीक्षण और परीक्षण करने के पश्चात दृष्टि का विचार श्रावण मास तक करना, अर्थात इसका पूरे महीने का विचार करते हुए, इसका विचार करके सावन का महीना और उसमें रोहिणी का योग, वर्षा का न होना, कृषि कर्म प्रारंभ करने का परिश्रम व्यर्थ हो जाए, अर्थात हमको सबसे ज्यादा मौसम को प्रिडिक्ट करना आवश्यक है, और वो पौष के महीने से ही विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि जब पौष के महीने के माघ फाल्गुन में फिर हमारी कृषि का कार्य प्रारंभ हो जाता है। तो इस दृष्टि से उत्तर भारत की दृष्टि से यहाँ पर जो महर्षि पराशर ने इस विधि को दिया है, बहुत अच्छा इसमें वर्णन है। अब इसमें देखो, घाघ की बड़ी अच्छी कहावतें हैं कि माघ पूस जो दक्षिणा चले, तो सावन के लक्षण भले, पानी बरसे आधे पूस, आधा गेहूं आधा भूस, जब बरसेगा उत्तरा, नाज न खाए कुत्तरा, पूस में दूना माघ सवाई, फाल्गुन बरसे घर से जाई। कितनी अच्छी बातें इसमें आई हैं कि ये एक आचार्य जो है, एक ऋषि जो है, वो अपना उसका विचार कर रहा है। अब दूसरे में मेघ के विषय में जब हम बात करते हैं, तो कालिदास ने मेघ का बहुत अच्छा वर्णन किया, और उन्होंने जब मेघ कैसे बनता है, धूमस ज्योति सलिल मरुताम सन्निपातः त्वमेघः, उसकी बात की है। प्रमुख रूप से मेघ की उत्पत्ति सलिल ज्योति मुख्य घटक है उसके, और मेघ बना। और इसके विषय में थोड़ा अब यहाँ देखिए, मेघ का 3 प्रकार के मेघ हैं, जिसमें 4 प्रकार के मेघ हैं, संवर्तक, आवर्तक, पुष्कर और द्रोण। अब यहाँ पर देखिए, जिसको हम कालिदास का, अगर आप मेघदूत पढ़े होंगे, तो कालिदास का जो मेघ है वो पुष्कर मेघ है, और कालिदास ने अपने मेघ का नाम पुष्कर रखा। कितना अच्छा वर्णन कालिदास कहता है कि यदि वो उसका द्रोण मेघ रख देता, संवर्तक मेघ रख देता, या आवर्तक नाम रख देता, तो वो मेघदूत में लिख पा सकता, क्योंकि मेघ ने, जो कालिदास ने मेघदूत लिखा, तो रामगिरी आश्रम से लेकर के उसको अलकापुरी तक जाना है, वह पुष्कर मेघ ही जा सकता है, क्योंकि वो इस तरीके से नहीं बरसता जैसे द्रोण बरसता है। तो इस रूप में देखिए कितना, इसमें संवर्तक बहुत जल वाला होता है, आवर्तक बिना जल वाला है, पुष्कर अल्प जल वाला है, और द्रोण कृषि योग्य उपयुक्त जल को प्रदान करने वाला मेघ होता है। आवर्तो निर्जलो मेघ, संवर्तश्च बहुदकः, पुष्करो दुष्कर दुष्कर जलो, द्रोणो सस्य प्रपूरकः। अब इस रूप में कुछ आगे जाकर के मेघ के जहाँ 4 प्रकार हैं, वहां कुछ आचार्यों ने मेघ के 9 प्रकार भी कहे हैं, जिसमें, और ये हमारे जो ओझा जी ने भी इस बात को बहुत अच्छे ढंग से इसी प्रकार से मेघों का वर्णन करते हुए उनको आगे ले गए हैं। उसमें आवर्तक मेघ का अल्प वर्षा, संवर्त मेघ जो है वो वायु की पीड़ा, पुष्कर मेघ मंद वर्षा, द्रोण अच्छी वर्षा, कालक वर्ष अल्प वर्षा, नील शीघ्र वर्षा, वरुण अधिक वर्षा, वायु वर्षा का अभाव, और तम नामक मेघ में जो है वर्षा का अभाव। ये सारे मेघों का वर्णन करते हुए इसका वर्णन आगे किया है। अब पुराणों में 3 प्रकार के मेघ और कहा, जिसमें आग्नेय, पक्षज और ब्रह्मज है। अब आग्नेय मेघ, ब्रह्मज मेघ और पक्षज मेघ, तो वो मेघ जो अग्नि ताप से उत्पन्न होते हैं, अर्थात वाष्प से जो बनते हैं, और ब्रह्मज मेघ ये ऐसे मेघ हैं जो जिनकी उत्पत्ति जो आकाश में ब्रह्मा के निश्वास से होती है, अर्थात ये बाहर के ग्रहों की कारण इसकी उत्पत्ति होती है, इसका एटमॉस्फेयर से कम संबंध होता है। दूसरा कहा उसने पक्षज मेघ है, इन्हें पुराणों में पुरावर्तक कहा गया है, पर्वतों के पंख के रूप में इसका वर्णन मिलता है। मेघों का
संबंध पर्वतों में विशेष होता है और इसके प्रलयकालीन मेघ कहे गए हैं और प्रभु जल बरसाने वाले होते हैं। इसलिए जो ये पक्षज मेघ हैं ये पर्वतों में ज्यादा पाए जाते हैं और पर्वतों में ये रहते हैं। तो जिससे आजकल आपने देखा होगा कि पहाड़ों में अधिकतर बादल फटता है, मैदानों में कभी बादल नहीं फटता। तो जो बादल फटने वाली जो प्रक्रिया है वो ये पक्षज मेघ के कारण और इसी प्रकार के मेघों के कारण ही इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। और ये कहाँ कब होगी उसमें भूमि का विचार आगे और करता है। देखिए, वृष्टि के कारणों में जलाधान नियत समय पर होता है। मेघों के जलाधान होने के बाद का समय उसका प्रसव तथा वृष्टि होती है। और जब जलाधान की प्रक्रिया का ज्योतिष संहिता ग्रंथ में मेघ गर्भधारण कहा जाता है। मेघ का जो गर्भधारण का काल मार्गशीर्ष का महीना होता है और इसके बराबर कहते हैं कि मार्गशीर्ष शुक्ल प्रतिपदा के बाद जब चंद्र पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में स्थित हो और उस समय से मेघ गर्भ के लक्षण जानने प्रारंभ करने चाहिए। और सभी मेघ गर्भाधान के समय मेघ धारण नहीं करते हैं। विशेष लक्षणों से संपन्न मेघ ही जलाधान करते हैं। तो इसलिए सारे बादल गर्भधारण करते हैं ऐसा नहीं कहा गया है। और उसमें कब कैसे बादल जो है गर्भधारण करते हैं उसका वर्णन कहा गया कि ये जो उसके बादलों का जो रंग है उस प्रकार का हो, जिसमें सफेद बादल हो, चांदी की तरह श्वेत हो, कमाल वृक्ष की तरह हो, नीले बादल हो, अंजन हो, अति कृष्ण हो तथा जलचर जीव के आकृति वाले हो जाएं, वो गर्भकालिक वृष्टि करते हैं। और जब गर्भाधान काल लेता है उसके 195 दिन के बाद जो है मेघ जो है वो वर्षा करता है और उसी को वो फिर प्रसव कहते हैं जिसको वृष्टि होती है। एक और वर्णन जो ग्रहचार के आधार पर यहाँ पर वर्णन आता है, सूर्य चंद्र नक्षत्रों का संहिता ग्रंथों का वर्णन मिलता है कि सभी ग्रह चारों के आधार पर देखिए 4 जो नाड़ियां हैं ग्रहों की उसके विषय में विचार किया गया है कि सूर्य की रश्मियां सुषुम्ना जो चंद्रमा से पोषित होती है, हरिकेश जो नक्षत्र से पोषित है, विश्वकर्मा बुध से, विश्ववचा शुक्र से और संयंत वसु भौम से और अरवा वसु गुरु से और स्वर्वराट शनि से, ये ग्रहों से ये नाड़ियां पोषित होती है। सूर्य की नाड़ियां ये 7 रश्मियां सूर्य की हैं और उन 7 रश्मियों के पीछे इन 7 ग्रहों का संबंध बना हुआ है। अब आप देखिए, अब इसमें कितने जो हम कहते हैं कि भाई सहस्र रश्मि सूर्य है, वो जो सहस्र रश्मि सूर्य है किस प्रकार के सूर्य की इन रश्मियों में प्रत्येक रश्मि में दृष्टि सर्जना, हिम सर्जना और घर्म सर्जना 3 नाड़ियां होती हैं, जिसमें 400 दृष्टि सर्जना है, 300 हिम सर्जना है और 300 जो है घर्म सर्जना है। तो इन सबको जब हम मिला देते हैं तो कुल मिलाकर के हमारे पास सहस्र रश्मि सूर्य हो जाता है, जिसमें 1000 रश्मियों वाला सूर्य होता है। और यही रश्मियों के कारण भूमि, स्थावर, जंगम, वायुमंडल और मेघों को प्रभावित करने का उल्लेख संहिता ग्रंथों में बहुत मिलता है। फिर जो सूर्य के चंद्रमा के द्वारा वृष्टि का जो कारण है उसमें सूर्य नक्षत्र का विचार किया गया है। सूर्य नक्षत्र के बाद चंद्र नक्षत्रों का विचार है, ये चंद्र नक्षत्र है। चंद्र नक्षत्र के बाद जब और विचार करते हुए कहते हैं कि पुराणों में लिखित इन सब के वैदिक सिद्धांतों में विष्णु पुराण में कहा गया है कि वृष्टि सूर्य के अधीन है। मनु ने भी सूर्य से ही वृष्टि होने की बात कही। हिम, ऊष्म और वर्षा के कारण भगवान सूर्य ही है। पुराणों में वृष्टि वर्णन के प्रसंग में कहा गया है कि भगवान नारायण ही शिशुमार चक्र के आधार पर इसी प्रकरण शिशुमार चक्र ध्रुव का तथा ध्रुव नक्षत्र सूर्यादि ग्रहों का तथा सूर्य वृष्टि का आधार है। सूर्य के ही आश्रित समस्त सुर असुर एवं मानव है। आधारा शिशुमारस्य सर्वाध्यक्षो जनार्दन ध्रुवस्य शिशुमारस्तु ध्रुवम भानुर्व्यवस्थितः तदाधारम जगत्केदम सदेवा सुरमानुषम। इस प्रकार का पूर्ण वर्णन इसी आधार पर जो ध्रुव, एक और वर्णन इसमें जो अभी आपको बताना कि ये जो शिशुमार तक जो ध्रुव का संबंध हमारे पूरे
सौर परिवार से और उसमें सूर्य से संबंध है। और ये आधुनिक विज्ञान में इस समय इस पे बड़ा अच्छा काम हो रहा है। और ये मान बैठे हैं कि जो जो ध्रुव की जो गति है या ध्रुव का जो प्रभाव है, उसका जो मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स से भी पृथ्वी का जो वातावरण है या पृथ्वी का जो मौसम है वह प्रिडिक्ट होता है और उस पर उसका बहुत बड़ा असर होता है। जबकि हमारे आचार्यों ने उसको पहले ही सिंसुमार नाम से उसको पहले वर्णन कर दिया है। तो ये मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आधुनिक विज्ञान जिन जिन बिंदुओं पर आगे जा रहा है वो विचार हमारे यहाँ पहले से ही आचार्यों ने दिए हुए हैं। तो इन विषयों में अगर हम इस ढंग से विचार करते हैं तो ये बहुत आश्चर्यजनक चीजें हैं कि ये आचार्यों ने इस प्रकार का विचार कितने गंभीरता से कर लिया होगा। अब पुराणों में सूर्य के स्रोत बिंदु के आधार पर जब हम विचार करते बिंदु है, उसमें ग्रहों का जो नक्षत्र चार उनके भेद, ग्रहों का उदयास्त, गोल भेद से घटने वाला उत्पात, ग्रह वर्ण, वर्षा, घर्म, हिम, रात्रि, संध्या, दिन एवं प्रजाओं में सुबह सुबत्व, सब कुछ ध्रुव के ही परिवर्तित होता है। अब देखिए इतना सारा वर्णन ध्रुव से ही परिवर्तन हो रहा है। इन सबका जो परिवर्तन ध्रुव से हो रहा है और आधुनिक मौसम विज्ञान भी इस बात को मानने लगा है कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो मैग्नेटिक फोर्स के कारण पृथ्वी का वातावरण या पृथ्वी का वायुमंडल का बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। ये बहुत बड़ा विज्ञान हमारे आचार्यों ने इस प्रकार से कहा, इसमें और भी अध्ययन करने की आवश्यकता है। तो सूर्या चंद्रमसो तारा नक्षत्राणि ग्रहै सह तेषां योगस्तभेदाश्च कालचारस्तथैव च उदयास् अस्तोदयो तथा पाता अयने दक्षिणोत्तरे विश्वद ग्रह वर्णाश्च ध्रुवात् सर्वं प्रवर्तते। तो ध्रुवात् सर्वं प्रवर्तते, इतनी सब चीज ध्रुव से ही परिवर्तित होती है। ये अपने में बहुत बड़ा एक प्रयोग है और बहुत बड़ा रिसर्च जिसको कह सकते हैं कि हमारे आचार्यों ने कहा, और इसको आधुनिक मौसम विज्ञान इस तरफ अब जा रहा है। दूसरा, सूर्य के द्वारा पोषित जल, नदियां, समुद्र, कूप तथा स्थावर जंगम, वापी एवं तड़ागों में संबंधित बताया गया है। और इसके आधार पर सूर्य के जब इन जलों में परिवर्तन, सूर्य अपनी रश्मियों के द्वारा पोषित वायु के माध्यम से आकाश में ले जाता है, तो ये जल कहाँ कहाँ से ले जाता है इसका वर्णन यहाँ पर किया। और उसके बाद वो मेघ को पुष्ट करता है और मेघ के द्वारा पुष्ट करने के बाद फिर पृथ्वी में बरसता है। तो यही आधुनिक विज्ञान इस बात को कहता है कि भाई समुद्र से वायु जो है, जल समुद्र से, नदियों से, तालाबों से, वनस्पतियों से लेके आकाश में जाता है और उसके बाद वो फिर वर्षा कर देता है। यही पद्धति हमारे यहाँ पहले बता दी उन्होंने कि सूर्य अपनी रश्मियों के द्वारा पोषित जल वायु के माध्यम से आकाश ले जाता है और चंद्रमा उस जल का पोषण करता है और पोषण के बाद जल मेघ के द्वारा मेघ में पहुंचता है और वायु के आघात होने से वह जल पुनः पृथ्वी में बरसता है। इतनी साइंटिफिक बात यहाँ पर बताई है। और इस चीज को यदि आधुनिक विज्ञान ने वो आज इस बात को कहा, ये हमारे यहाँ पर। दूसरा, आप आगे देखिए कि पृथ्वी के आधार पर जो पृथ्वी की बनावट है उसके गुणधर्म है, अनूप, जांगल और मिश्र, तीन प्रकार की भूमि को वर्णन किया गया है। और उसके गुणधर्म के आधार पर उसको विभक्त किया कि अनूप जमीन, अनूप भूमि, जांगल भूमि, मिश्र भूमि। वहां वर्षा का कैसा, अनूपो जांगलो मिश्र सिद्धा देशो बुधेश गता तत्त स्वभावम विज्ञा जल वृष्टिम निवेदये। अब यहाँ जो 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 हमने अनूप कहा, जहाँ नदी, जलाशय, पल्लव, वन, शैल, मधुरवात, ताप युक्त देश है, उसको अनूप कहा। जहाँ पर जल कम होता है, तृणयुक्त भूमि है, प्रबल वायु अधिक होती है, धन धान्य युक्त भूमि होती है, जंगल देश होता है उसको, और अल्प जल वाला प्रदेश होता है उसको जंगल कहा। और मिश्र है, इन दोनों को मिला हुआ जो प्रदेश होता है जहाँ उष्ण शीत उष्ण हवा के समांतर चलते हैं उसको हम मिश्र भूमि कहते हैं, मिश्र भूमि। इसके आधार पर अब यहाँ थोड़ा सा हम आगे देखिए, वृष्टि का आकलन जब हम करते हैं तो उसके वृष्टि में हम थोड़ा आपको बताएं, प्राचीन और आधुनिक दोनों विधियों से यदि विचार करते हैं तो वृष्टि के पूर्वानुमान में वायु, मेघ, भूमि की बनावट का सर्वाधिक महत्व है। और आधुनिक विज्ञान ने वायु के दाब, ताप और दिशा के साथ पृथक पृथक वायु दाब को सर्वाधिक विचार किया है, जिसमें प्राचीन दृष्टि से वृष्टि के संबंध में ताप का वर्णन सूर्य के अंतर्गत मिलता है, दाब का वर्णन ग्रह गोचर के अंतर्गत मिलता है, तथा सूर्य के ताप के कारण
उद्भूत हुआ, दाब और उद्भव। तो मैं इतना कहना चाहता हूं कि ये सारे सिद्धांत जो आधुनिक है और जो प्राचीन है, अगर इनको हम ढंग से देखा जाए तो दोनों के तत्वों में, दोनों के वर्णन करने में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं आता है। अब आगे देखिए, हमने जब इन सब चीजों का आगे परीक्षण करके और देख करके कहा, अब आगे महर्षि पराशर ने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि वृष्टि मूला कृषि सर्वा वृष्टि मूलम च जीवनम तस्माद आदो प्रयत्नेन वृष्टि ज्ञानम समाश्चर्य। सबसे आगे अगर आपको विचार करना है तो वृष्टि का विचार सबसे पहले करिए, और वृष्टि कृषि का विचार बाद में होगा, अन्य चीजों का विचार बाद में होगा। तो वृष्टि का विचार सबसे पहले करना चाहिए, और उस वृष्टि का विचार करने के लिए पौष के महीने का जो वायु का परीक्षण है उसको आप सबसे ज्यादा करिए। इस चीज को आगे हम विचार करते हैं। इसमें आधुनिक विधियों की दृष्टि से कुछ विचार करते हैं कि आधुनिक विज्ञान ने कृषि के अनेक विधियों को विकसित किया है। वृष्टि के क्षेत्र में विज्ञान की प्रगति सराहनीय हुई, परंतु कृषि उपयोगी वृष्टि के लिए अपर्याप्त है, क्योंकि 24 से 36 घंटे का पूर्वानुमान ये करते हैं। 24 से 36 घंटे के पूर्वानुमान से वृष्टि का बहुत ज्यादा लाभ होने वाला नहीं है। वृष्टि का लाभ कब हमको होगा? वृष्टि का लाभ या वृष्टि के पूर्वानुमान का लाभ तब होगा जब हमारी कम से कम एक वर्ष के मौसम का प्रेडिक्शन पहले आ जाए, और कम से कम एक महीने के मौसम का जब हम पूर्वानुमान कर लेंगे तब हमारी कृषि को लाभ हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। अब इन 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 दृष्टि को देख के ये पूर्वानुमान के विषय में मैं अब कुछ प्रैक्टिकल बातों पे आऊंगा। जो कुछ लोगों ने जो काम किए हैं उसमें बड़ा अच्छा है। प्राय 100 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुए मौसम विज्ञान आज तक पूर्ण रूप से भारतीय परिवेश में अपनी प्रामाणिकता सिद्ध करने का प्रयत्न कर रहा है, जिसके कारण उत्पन्न बढ़ती हुई जनसंख्या और बहुत से कारण है, अन्न रहन सहन आदि बहुत से उसके व्यवस्थित अव्यवस्थित हो रहा है। मौसम विज्ञान की दृष्टि से कृषि उपयोगी पूर्ण रूप से असंतोषजनक लग रहा है, संतोषजनक नहीं है। आधुनिक मौसम की जो भविष्यवाणियां हैं, यदि उसको हम अत्याधुनिक संगणकों के द्वारा कृषि के उपयोगी होने के कारण न्यूनतम हम 10 से 15 दिन के पूर्वानुमान को करने में सक्षम रहते हैं, और उसी दृष्टि से सक्षम होने पर हम उसमें उसका लाभ या उसे ले सकते हैं। परंतु ये सारी वर्णन के दृष्टि से इसमें किस किसने क्या क्या काम किया मैं थोड़ा आपको बताऊंगा अभी। और इसमें आधुनिक मौसम विज्ञान में प्राचीन विधियों का पूर्वानुमान का उपयोग करने की जो चर्चा आती है, उसमें डॉक्टर डे और जो सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक है मौसम के नाम 2004 में नक्षत्र आधारित मौसम पर उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। जबकि ये आधुनिक मौसम विज्ञान नक्षत्रों पे काम नहीं करते हैं, पर इन्होंने नक्षत्र आधार पर काम किया, जिसे नक्षत्र बेस रेनफॉल पर उन्हें काम किया। और उसमें जो जिन्होंने एक और वैज्ञानिक हैं जिन्होंने जो यज्ञाध्वति प्रजन्य की बात करते हैं, यज्ञ से वर्षा होती है, उन्होंने यज्ञ के द्वारा वृष्टि का बहुत बड़ा पूर्वानुमान पर बात किया, और इन्होंने काफी परिणाम इनको बहुत सफल मिले कि यज्ञाध्वति प्रजन्य की जो ये बात है ये इसमें सफल हुई। इसमें वेदमूर्ति चेतन काले और डॉक्टर टी वेणुगोपाल के सहयोगियों ने इसमें बहुत काम किया और इनको बहुत अच्छे परिणाम मिले। परंतु यह जो योजना है ये भी आगे न चल पाई, और उन्हें ज्यादा उस पर अभी काम चल रहा है, परंतु अभी उससे पूर्ण रूप से नहीं। अब मैं एक बनारस में हुआ पंचांगों का जो पूर्वानुमान के आधार पर जो दृष्टि का आकलन आया, उसमें बड़ा अच्छा वर्णन है प्राचीन विचारों की पृष्ठभूमि को लेकर के। इसमें एस के मिश्रा जो पंचांग पर आधारित मौसम भविष्यवाणियों को किया, और इनके दो लोग इनके साथ थे, इनके निदेशक एक प्रोफेसर पांडे जी, इनके ज्योतिष विभाग के उस समय अध्यक्ष थे, वो उनके सह निदेशक थे, और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के जो उनके विभाग के मौसम विभाग के जो आचार्य थे प्रोफेसर बीके दुबे जी, वो उसके दूसरे जो मुख्य गाइड थे। इन लोगों ने इन्होंने बहुत अच्छा एक पूर्वानुमान पे काम किया, और इन्होंने एक दिन का नहीं, 1946 से लेकर 1995 तक के बीच का पंचांगों में जो मौसम को प्रेडिक्ट करने की जितनी भी भविष्यवाणियां हुई थी, उन भविष्यवाणियों को इन्होंने पहले इकट्ठा किया, और इकट्ठा करने के बाद आधुनिक भविष्यवाणियों के साथ उसको मिलाया,
और मिलाने के बाद देखा कि जो पंचांगों में की गई भविष्यवाणियां थी वो कितनी सफल हुई और कितनी सही हुई। तो ये देखा कि जो पंचांगों के गणित के आधार पर 1 वर्ष की भविष्यवाणी मौसम की गई, उसमें 75% अनुमान सही आया। अब आप बताइए, उस अगर हम पंचांगों के आधार पर देख करके 75% जो अनुमान आया वो बिल्कुल सही निकला। और ये जो अध्ययन हुआ, ये अध्ययन किसी संस्कृत पद्धति के व्यक्ति ने किया, ये मौसम विज्ञान के कृषि विज्ञान पर आधारित था। उन्होंने इसका अध्ययन किया और ये उन्होंने पाया कि 46 से 95 तक के बीच का जो पूर्वानुमान है वो कैसा, मैं उसको ग्राफ। अब इसमें 75, इसमें देखिए, अब इसमें हमने 3 ढंग दिखाए, जिसमें ग्रीष्मकालीन वर्षा और इसमें ग्रीष्म का कितने प्रतिशत कहाँ रहा। देखिए, ये जो मौसम था ये उनका एनुअल मौसम है, पूरे वर्ष भर का जो 1946 से 95 के बीच में जो उन्होंने दिखाया। तो इसमें इनका जो निकला कि 75%, अर्थात 75% भविष्यवाणियां बिल्कुल सही पाई गई। जो मौसम की 75% भविष्यवाणियां सही पाई गई, ये और 46 से 75 तक। उसके बाद जो समर सीजन का जो मौसम देखा, उसमें 88% भविष्यवाणियां इनकी सही निकली। ये 1946 से 1995 के बीच की बात कह रहे हैं। उसके पश्चात जो रेनी सीजन था, रेनी सीजन में परसेंटेज कुछ कम हुआ और उसमें जो परसेंटेज था वो 49% की भविष्यवाणी रेनी सीजन की सही हुई। और ये तीन तीन सीजन है। उसके आधार पर विंटर सीजन, जब विंटर सीजन में 87% भविष्यवाणी सही रही। तो तीनों सीजनों का जो उन्होंने वर्णन किया, ये बहुत ही आश्चर्यजनक रिजल्ट यहाँ पर आए, जो कि आधुनिक विज्ञान को और प्राचीन विज्ञान का एक बहुत बड़ा दृष्टि है जिस पे विचार करता। अब यहाँ पर एक IIT रुड़की के वैज्ञानिक हैं जो इस पर काम कर रहे हैं और इन्होंने इसके अतिरिक्त ये जो वाटर रिसोर्स पर डेवलपमेंट पर इन्हें मैनेजमेंट पे इनका है, जिसमें प्रोफेसर SK त्रिपाठी, इन्होंने बहुत से शोध लिखे और इन्होंने रेनफॉल पर जो ग्रहों के द्वारा, अर्थात हमारे नक्षत्र चार्ट, इन्होंने विशेष करके सूर्य का नक्षत्र चार्ट लिया। सूर्य किस नक्षत्र, जिसको हमारे यहाँ आर्द्रा प्रवेश कहा गया, आर्द्रा प्रवेश को लेकर के जिन्होंने वर्णन किया कि जब सूर्य हर नक्षत्र में आगे जा रहा है तो उस समय मौसम कैसा कैसा प्रिडिक्ट हो रहा है, ये पद्धति इन्होंने जो दी और इसमें इनको भी बहुत आश्चर्यजनक परिणाम मिले और इन्होंने अपने शोध लेख में इस चीज का वर्णन किया। दूसरे जो गर्भाधान के पूर्व वर्णित के विचार में आया कि भाई ये वर्णन मैंने आपको पहले बता दिया है, मैं अब आगे इसके इसको पहुंचता हूँ। एक और चीज इसमें आती है, देखिए, ये मौसम के वर्णन करने के लिए जो नाड़ी चक्र है, जिसको विशेष करके यामलीय ग्रंथों के आधार पर चंडा, वाता, दहना, सौम्या, नीरा, जला, अमृता नाड़ियां हैं, जिसमें शनि, सूर्य, सोम, बुध, गुरु और शुक्र, बुध, चंद्र, इसमें नक्षत्र और सप्तनाड़ी चक्र के आधार पर इसका वर्णन किया गया। इन सब के पश्चात मैं आपको वहां ले चलता हूं कि जो कृषि कृषि पराशर की दृष्टि से जो परम पूजनीय गुरु जी ने एक बहुत अच्छा अध्ययन किया और उनके अध्ययन में पाया गया कि कृषि पराशर के पूर्वानुमान के संदर्भ में राष्ट्र उन्होंने जो एक अध्ययन किया और वो एक अद्भुत विधि थी और उस अद्भुत विधि का उन्होंने एक प्रायोगिक अध्ययन किया जो 1966 से 1967 में उन्होंने अपनी पराशरोक्त जो उन्होंने उसका संपादन किया, उसमें उसका वर्णन उन्होंने दिया भी है। और उस समय जो काशी नरेश थे, डॉक्टर विभूति नारायण सिंह जी, उनके निर्देशन में ये काम हुआ और संपूर्णानंद विश्वविद्यालय के एक प्राध्यापक डॉक्टर धुनीराम त्रिपाठी जी, उनका एक उस पर वृष्टि विज्ञान पर एक बहुत अच्छा ग्रंथ भी है, लिखा है उन्होंने। इन दोनों लोगों ने मिलकर के जब इसका परीक्षण किया और इन्होंने अपनी परंपरागत विधि से वायु का परीक्षण किया और वायु की गति को आधार बनाया और उस आधार पर एक जो पौष महीने का, इसमें ध्यान इतना रखने कि सिर्फ पौष के महीने का आकलन किया और पौष के महीने, क्योंकि कृषि पराशर पर यह आकलन था, और पौष के महीने का आकलन करके उन्होंने एक तालिका बनाई और उस तालिका को बनाने के बाद उसका जो परिणाम है उसका आकलन
76% आकलन सही था। तो अब आप देखिए कितना 75-76% आकलन जो है हमारे प्राचीन दृष्टि से जा रहा है। इसी चीज को हम आगे जा करके हमने इस चीज का एक प्रयोग किया और हमने इस चीज को इस रूप में बनाया जो अभी आपके सामने, तो पूरे मौसम का प्रिडिक्शन करने के लिए हमने एक चार्ट बनाया। उस चार्ट में हमने दो तरह के, एक तो कृषि पराशर के अनुसार हमने वाई को लिया। वाई को लेने के बाद फिर कब कब मौसम प्रिडिक्ट कर रहा है हमारे अनुसार, कब वर्षा होगी, जो कृषि पराशर के अनुसार कब नहीं होगी, इस सारे वर्णन को हमने बनाया। पर इसमें एक जो सबसे बड़ी असुविधा होती है वो ये आती है कि जो आधुनिक मौसम विज्ञान है, ये अभी जो वायु का परीक्षण करता है, वायु की दिशा का जो आकलन या आंकड़े इकट्ठा होते हैं, वहां सिर्फ दो टाइम पर होते हैं। कई शहरों में एक दो सुबह 8:30 बजे, शाम को 5:30 बजे। कई जगहों पर यह है शाम को 5:30 बजे, सुबह का 5:30 बजे। दो टाइम का उन्होंने मौसम का सिर्फ आंकड़ा लिया है। अब दो टाइम का ही मात्र यदि हम ग्रह का वायु की दिशा लेंगे या और उसकी स्पीड लेंगे तो इससे पराशर का काम नहीं चलता है। परंतु यहाँ पर रिसर्च की एक नई कठिनाई ये है कि यदि हम आधुनिक दृष्टि से उसका अपने आप अगर मौसम को हम प्रेडिक्ट करने के लिए उसका वायु की दिशा को नापते हैं, तो जो आधुनिक पैरामीटर हैं वो कहते हैं आपका पैरामीटर वायु को नापने का ठीक नहीं है। तो जब आपको वायु का नापने का पैरामीटर आपको मॉडर्न साइंस से ही लेना पड़ेगा, और जब उनके पैरामीटर पर आप लेंगे तब आप उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया कि हमने जो मौसम विज्ञान का पुणे डाटा सेंटर है, वहां से हमने वायु का दाब, वायु का दिशा, वायु की गति ये मांगा। ये मांगने के बाद हमने उसको अपने चार्ट में डाल करके और दोनों का जो स्टडी किया, उसके आधार पर हमारा जो मौसम प्रेडिक्ट हुआ वो आया। पर उसमें ये जो देख रहे हैं आपके सामने, कृषि पराशर के अनुसार जो मौसम प्रेडिक्ट किया हमने पौष के महीने का, ये आंकड़ा है। अब यहाँ देखिए 80% से लेकर के कभी कभी तो 100% दिया, तो ये पूरे महीने का पौष मास का दिन है। ये देखिए ये पौष मास कृषि पराशर के आधार पर है। ये सारा का सारा कृषि पराशर का आकलन हम आपको दिखा रहे हैं। ये आधार पर इसमें सबसे आश्चर्यजनक परिणाम हमको प्राप्त होते हैं कि इतना सटीक और इतना ज्यादा आकलन सही निकलता है। यदि इस पर हम और ढंग से और वैज्ञानिक जिससे मेहनत अगर लग जाए तो ये बहुत ही ऐसी प्रभावी और ऐसी ही दृष्टि है कि जो बहुत ज्यादा आश्चर्यजनक है। अब हम एक दृष्टि इस पर और गए जहां पर हमने कृषि के आकलन को और नापे। यहाँ पे इसमें क्योंकि पूर्ण रूप से हमको जब बनारस का जब हमने इस काम को किया तो बनारस का डाटा पुणे डाटा सेंटर से जो हमने लिया वो पूरा नहीं मिल पाया। न मिलने के कारण यहाँ पर बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आया। अगर रिजल्ट या तो बहुत अच्छा था या तो बिल्कुल खराब, या तो बहुत अच्छा है तो बिल्कुल। और अधिकतर रिजल्ट 40% से ऊपर रहा, 40% से नीचे नहीं आया। कई कई जगहों पर 40% से नीचे गया, पर बहुत दो जगहों पे गया। ये पूरा आकलन यहाँ ऐसा रहता है। इसके बाद हम यहाँ पहुंचे जहां पर हमने ग्रहों के द्वारा सारे ग्रहों को लिया, जिसमें सारे ग्रहों का आधार पर जब हमने विचार किया तो ये हमने मौसम बनाया। इस आधार यहाँ देखिए ये जो मौसम का प्रेडिक्शन किया गया, इसमें सारे ग्रह लिए गए। सभी ग्रहों को विचार करते हुए जब हम मौसम बनाए तो ये पूरा का पूरा दिल्ली का है। और ये मौसम देखिए 30% से लेकर के चैत्र के महीने, और ये मौसम देखिए 50, उसके बाद या 60, तो ये 60 से ऊपर परसेंटेज जा रहा है ये मौसम का सभी ग्रहों लेने पे। यदि हम सारे ग्रहों में से हम शनि को हटा देते हैं और सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति और शुक्र, इन तीनों इतने ग्रहों को लेते हैं तो इसका परसेंटेज और बढ़ जाता है। तो ये परसेंटेज कई जगह तो 70 से 80 के आसपास पहुंच जाता है, और अधिकांश जो परसेंटेज रहता है वो 50 से ऊपर और 50 के आसपास रहता है। इसके बाद सभी हर महीने का हमने विचार किया, पौष, चैत्र, वैशाख, तो ये सभी ग्रह लेने पर ऐसा वर्णन हुआ। 4 वर्ष का इसका वर्णन किया गया। ये सभी बहुत आश्चर्यजनक परिणाम इससे मिलते हैं और मिले हैं।
अब मैं इतना कहना कि ये जो सब सारा जो आकलन हमने अभी आपको बताया, ये इतना सारा वर्णन हमारे आचार्यों ने, हमारे लोगों ने और हमारे ऋषियों ने ग्रहों के आधार पर, गणित के आधार पर सारे मौसम का जो अनुमान किया, पूर्वानुमान किया, वह पूर्वानुमान आधुनिक विज्ञान के पूर्वानुमान से भी बहुत ज्यादा सही है। परंतु आज हम उस पूर्वानुमान से या आज हम थोड़ा उपेक्षित इसलिए हो जाते हैं क्योंकि कई बिंदु पर हम जब पहुंचते हैं तो हमारा जो अध्ययन है वह अध्ययन वैज्ञानिक न रह करके, विज्ञान की भाषा में न रह करके, हम उसको लोकल भाषा में जब उत्तर देते हैं तो वो लोग उसको फुड़ मान लेते हैं और उसमें फुड़ मान कर उसको आगे बढ़ जाते हैं। इस विषय में मेरा जो बहुत अच्छे मौसम विज्ञान से जुड़े हुए काशी विश्वविद्यालय और दिल्ली IIT के कुछ अच्छे वैज्ञानिकों से इस विषय में मेरा निरंतर, मैंने इस विषय को आगे बढ़ा करके और इसको आगे बढ़ाया। इसमें जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य और विशेष करके हमारे जो अभी जिस विषय पर हम कादम्बनी ग्रंथ पर, कोई भी आज सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला ग्रंथ, सबसे ज्यादा देखा जाने वाला ग्रंथ कादम्बनी ग्रंथ को बहुत से लोग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आधुनिक मौसम विज्ञान की दृष्टि से सारी बिंदु, जितने बिंदु पर मैंने अभी यहाँ पर बात की, ये सारे के सारे बिंदु कादम्बनी ग्रंथ में बहुत अच्छे ढंग से लिखे गए हैं और इनका जो एक आधुनिक विज्ञान के साथ जो मिला करके जो एक अध्ययन हुआ, उस अध्ययन को मैंने आपके समक्ष रखा। तो मैं इतना कहना चाहता हूं सभी लोगों से कि जब हमारा जो ज्योतिष का जो एक भौतिक पक्ष है और उसमें एक जो संहिता का पक्ष है, जो समष्टि का पक्ष है, उस समष्टि के पक्ष का इतना वैज्ञानिक अध्ययन है और जिसमें विज्ञान अभी जहां तक पहुंचा नहीं, उससे भी आगे हमारे आचार्यों ने उसका विचार किया, तो कितना उदात्त चिंतन, कितना उदात्त प्रयोग और कितना उदात्त दृष्टि उन लोगों की रही होगी, ये अपने में बहुत ही आश्चर्यजनक है। तो इस प्रकार से यदि हम आज के ज्योतिष पक्ष को या आज के अपने अध्ययन को यदि हम इस प्रकार से आगे बढ़ाते हैं और इस प्रकार से आगे ले जाते हैं, तो हमारे ऋषियों का, हमारे आचार्यों का बहुत सा ज्ञान और बहुत सी चीजें सामने आएंगी और इसमें बहुत बड़े लोगों का भी उपकार होगा और हमारे शास्त्र की और हमारी परंपरा का गौरव भी बढ़ेगा। इन सब सारे शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।